बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है मेरा मेहरबान तू, और उसे तहरीर किया है तहमीना चौधरी ने। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी को शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोल ना मेहरमा। सूरज मानो आग बरसाने के दर पे था। कच्चे पक्के सहन के बीच पीपल का बड़ा सा पेड़ इस्तादा था। उसके नीचे चंद आड़ी तिरछी चारपाइयां और दोपहर की रोटियां लगाने की नीयत से जलाया हुआ तंदूर, जो अब जल जल कर बुझने के करीब था। ताई मीदा कब से अपनी रोटियां लगाकर अपने हिस्से की तरफ जा चुकी थी। ये एक बड़ा घर था जिसके दो हिस्से थे। छोटी सी ईंटों और गारे से बनी दीवार उस घर के मकीनों को एक दूसरे से जुदा करती थी। दीवार के बीचों बीच छोटे से दरवाजे की जगह थी जो उन दोनों घरों को आपस में जोड़े रखती थी। उन दो घरों को पार करके एक तरफ भैंसों का बाड़ा था, जहां ताया अक्सर पाए जाते, और वहीं उनकी भैंसें बंधी हुई थी। मेहरमा मेरे पुत्र, अम्मा ने कुंडी खड़काते हुए उसे लाड से पुचकारा था। मरने से पहले अब्बा जी ने उसे बड़े लाड से शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया था, और वो गई भी बड़ी टोर से थी, मन ही मन में लाख सपने सिजाए अब्बा जी का पुत्र बनने के सुनहरी ख्याल से। मेहरमा का कोई भाई तो था नहीं, वो दो ही बहनें थी। नूरमा ज़हनी तौर पर किसी 5 साल की बच्ची के बराबर ही थी। देखे अनदेखे सारी जिम्मेदारियां उस पर आ पड़ी थी। वो खुद महसूस करती थी, पर जब से वो शहर से आई थी अजीब सी हो गई थी। चुप चुप, सहमी सहमी, डरी डरी, जैसे खुद से ही नाराज हो। अब्बा क्यों मर गए? वो सौ बार दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवे करती थी। बैठे बैठे रोने लग जाती, फिर जाने क्या होता, किल किल करके खिलखिलाकर हंसने लग जाती। अम्मा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा सा होने लगा था। नूरमा आकर अम्मा के पीछे दुबक कर खड़ी हुई थी। उसे भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। पुत्र, तुझे अल्लाह का वास्ता। वो थक गई थी कि ठक से दरवाजा खुल गया। उसने बचपन से सीखा था, अगर कोई अल्लाह का वास्ता देकर कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, बेशक अपनी मताए जान ही क्यों ना हो। अम्मा ने ये तीर जानते बूझते चलाया था। वो जानती थी यही निशाना था। रोई रोई सुर्ख आंखें, सू सू करती नाक, बिखरे बाल, मलगजा सा हुलिया। वल्लाह, ये वो मेहरमा तो नहीं थी, गांव की इकलौती लड़की जो शहर के कॉलेज पढ़ने के लिए पहुंची थी। अम्मा ने उसे आगे बढ़कर अपनी आगोश में भींच लिया। वो किसी बेजान गुड़िया की मानेद उनके सीने से जा लगी थी। उन्हें लगा था अपने बाप के मरने का सदमा अपने दिल पर ले गई है। तू तो मेरी बहादुर धी है, मेरा सहारा है। अगर तू ऐसे करेगी तो मेरा और नूर माँ का क्या होगा? वो उसे साथ लगाए हुए पीपल की छांव तले ले आई थी। सू सू अभी जारी थी, अलबत्ता रोना थम चुका था। आज मैं अपनी धी को बिल्कुल वैसी रोटी पकाकर खिलाऊंगी जैसी तू बचपन में सिफारिश करके पकवाती थी मुझसे अपने अब्बा की। उसे तंदूर की मक्खन लगी रोटी बहुत पसंद थी। उसका बस चलता तो वो तीनों वक्त वैसी ही रोटियां पकवा कर खाती, मगर अम्मा सिर्फ दोपहर को बनाकर देती थी। इसलिए जब सरे शाम वो तंदूर सुलगाती तो वो कहीं से भी अब्बा को ढूंढ कर ले आती थी, अपना सिफारशी बनाकर, और बिलाखिर अम्मा को मानना ही पड़ती। अम्मा रोटियां बना चुकी थी, इसलिए चंगेर और छाबा लेकर उसके पास आ बैठी थी। जैसे ही रोटी अम्मा ने उसके सामने रखी, वो छोटे छोटे नवाले लेकर खाने लग गई। मगर नूर ने अपनी रोटी परे फेंक दी, और इसी ताक में बैठा आवारा कुत्ता वो रोटी अपने मुंह में दबोच कर भाग गया। ऊ, नूर जोर जोर से सरनफी में हिलाने लगी। ये अंधिया था कि उसे रोटी नहीं कुछ और खाना था। मेहरमा उठकर फ्रिज से खीर निकाल लाई थी। उसे पता था वाहिद यही चीज वो चुपचाप खुशी खुशी खा लेगी। खीर की प्लेट पकड़कर उसने हाथ से सालन की कटोरी की तरफ इशारा किया था। मेहरमा ने खामोशी से आलू मटर खीर के ऊपर डाल दिए थे। अब वो बड़ी रगबत से खा रही थी। मेहरमा के गले में आंसुओं का फंदा साट का था। खाना? अब्दुल बारी बड़े ही अदब से हाथ पीछे बांधे खड़ा था। अम्मा ने सलीके से दस्तरखान में लिपटी रोटी की चंगेर और सालन की कटोरी उसकी तरफ बढ़ाई थी। पानी का जग फ्रिज से निकाल लो, साथ ही बोली। वो मुड़कर चला गया था। जाने कौन था, कहाँ से आया था। अब तो जैसे उनके घर का ही फर्द था। एक दिन अब्बा जी को खून से लथपथ पगडंडी पर पड़ा मिला था, भूख से निढाल। वो उठाकर घर ले आए। तब से वो यही था, बेदाम का गुलाम। बेदाम का गुलाम, वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। वहीं आड़ी तिरछी चारपाई पर वो मुंह छुपाए रुख मोड़े लेट चुकी थी। मेहरमा बीबी, ये चादर ओढ़ लें और चलें। नीम तारीख कमरे में उभरने वाली आवाज। वो बेइज्जती की दलदल थी या जान छूटने का कफारा? सहारा दिया भी था तो किसने?
इस सोच से ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया था। मुर्दा सा मुर्दा जिस्म जज्बात से हारे हुए जवारी की तरह आंखों से कतरा फिसला था। नूर माँ गो के 5 साल के बच्चे जैसा जहन रखती थी, मगर उम्र की किताब में 17 लिखा था। उसका दिमाग और सर दूसरे छोटे बच्चों की निस्बत छोटा था, मगर वो बेहद साबिर थी। बचपन से ही जिधर बिठा दो बैठ जाती, घंटों गैर मरई नुक्तों को घूरती रहती, कभी ऊ गू गू की आवाजें निकालना शुरू कर देती। अम्मा झाड़ू लगाती तो उनके पीछे पीछे, बर्तन धोती तो सर पर खड़ी हो जाती, कभी कभी बाजू पकड़कर या दुपट्टा खींचकर अपनी तरफ मतवजा करती। जब अम्मा देखती तो खिलखिलाने लगती। अलबत्ता मेहर माँ से जाने क्यों वो खौफ खाती थी। जब वो जोर से चिल्लाती तो वो चौंक जाती, चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाता। अम्मा पास होती तो उनकी गोद में दुबक जाती। हालांकि वो उससे बेहद प्यार करती थी, उसे अकेले नींद नहीं आती थी तो अपने साथ लिपटाए रखती। अम्मा नूरमा को लेकर बरामदे में चली गई थी। घरर घरर की आवाज से पेडिस्टल फैन चलने लगा था। वो वहीं छांव तले लेटी थी। जहन अजीब अजीब सी आवाजों की आमाजगाह बना हुआ था। जब उसका कॉलेज में दाखिला हुआ था वो कितनी खुश थी, और उससे कहीं ज्यादा खुश अब्बा थे। उसने कैसे मिनटों में अपना सामान पैक कर लिया था। लगता था हवाओं में उड़ रही है, जैसे रंग बिरंगी तितलियां कितार दर कितार बेफिक्री से आसमान का सफर कर दे परिंदे। मैं बीए के बाद एमए करूंगी और हो सका तो एमफिल भी। बस में बैठकर उसने अपने इरादे अब्बा जान को बताए थे। हाँ हाँ क्यों नहीं। वही अजली नरम लहजे में समाया गुरूर। उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मेहरमा से करते थे। उनकी सुबह मेहरमा से शुरू होती थी और उसका चेहरा देखे बगैर वो सो नहीं सकते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी, बेहद लाडली बेटी। अपना प्यार, जान, मोहब्बत, गुरूर, लाड, हर चीज उस पर ही लुटाते थे। लोगों को नजर आता था कि मेहरमा अपने अब्बा के लिए क्या मायने रखती है। वो अपने अब्बा की कुल कायनात थी। लोग उसकी किस्मत पर रश्क करते थे। अब्बा जान के हर हर अमल से ये दिखाई देता था कि वो उनके लिए कितनी अहम है। हॉस्टल में हर तरह के कमरे हैं, उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। वार्डन ने तफसीलात से भरा फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाया था। अब्बा को कॉलेज का हॉस्टल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उसे लेकर प्राइवेट हॉस्टल में आए थे। मुझे मेरी धी के लिए बेहतरीन कमरा चाहिए। उनका लहजा हत्तमी था। पैसे जैसे आप चाहें। दादा के तरके में इतनी जायदाद और जमीनें नहीं थी जितनी अब्बा जान ने अपनी मेहनत से बनाई थी। पैसे की फरावानी थी, और वो थे भी सदा के खुदा तर्स शख्स। दादा अब्बा के तरके से जिस जिसका जो हिस्सा बनता था, बहनों समेत उन्हें साथ इज्जत के दे दिया था। हालांकि बड़े ताया को बहनों को हिस्सा देने पर एतराज भी था। उनसे हिस्सा माफ करा लेते। वो अब भी हाथ मलते थे। अब्बा का मनपसंद कमरा मिल गया था। यूं अपने पिंड से दूर उसकी नई जिंदगी का आगाज हुआ था। उसने सुर्ख ईंटों पर पानी का छिड़काव किया था। नूरमा और अम्मा बावर्ची खाने में थी। शाम का धुंधलका हर सू फैल रहा था। आसमान का रंग सुनहरी माइल था, बिल्कुल उसकी आंखों की तरह। उसने नजर भरकर आसमान को देखा था। नैनों के कटोरे में ताहद्दे निगाह लहू रंग आसमान ही था। छत पर सोंगी बावर्ची खाने की चौखट पर खड़े होते हुए उसने दरवाजे को पकड़ रखा था। अम्मा उपलों की आग को फूंकनी से तेज कर रही थी। नूरमा बड़ी महवियत से किसी गैर मरई नुक्ते को बगौर देखने में महव थी। वो हमेशा से छत पर सोने से खार खाती थी। अम्मा बहुत जिद करके उसके कमरे से बरामदे और बरामदे से सेहन तक लाने में कामयाब होती थी को जाके छत। आज जाने सूरज कहाँ डूबा था जो वो कह रही थी कि उसे छत पर सोना था। बिल्कुल, उन्होंने असबात में सर हिला दिया था। मैं बिस्तर लगा दूं? वो सवालिया निगाहों से देख रही थी जब मम्मा बोली थी, नहीं, पहले जाकर बारी से दूध की बाल्टी ले आओ। दे तो वो खुद ही जाता था, पर आज जाने कैसे देर हो गई थी। कई सानिये वो वहीं खड़ी सोचती ही रही थी कि जाए या ना जाए, मगर फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर उसने गहरा सांस भरा था। एक ही घर में रहते हुए इंसान एक दूजे से ज्यादा देर के लिए लाताल्लुक नहीं रह सकता था। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सामना तो होना ही था। तकदीर के अपने फैसले अटल थे, पत्थर पर लकीर थे। उसने लाशौरी तौर पर दुपट्टे को ठीक किया था। उसे दुपट्टे के बगैर अपना आप याद आने लगता तो वो मर मर कर जीती थी। दूध? उसकी आंखों में महज सवाल था। बारी भैंसों को पानी पिला रहा था। उसने खाल के पास ही भैंस को छोड़ा था, मसनूई खाल जो मोटर से खुरली तक आता था। दूध की बाल्टी लाकर उसने इस हुजन में डूबी लड़की के सामने रख दी थी। आंसू हर वक्त जिसकी आंखों में तैरते रहते थे। गहरी काली आंखें अब पानियों से भरी रहती थी। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसने एक बड़ी मुख्तसिर सी निगाह उस पर डाली थी।
ब्राउन सादा शलवार कमीज के बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए, शफाफ आंखें और घनी मूंछों तले दबे लब जो जाने बोलना जानते भी थे कि नहीं। मुख्तसर सी बात बारी की आदत थी और इस मुख्तसर से वार में भी वो मुकाबिल को चित करने के हुनर से बखूबी वाकिफ था, या शायद वो इतना बेनियाज और लापरवाह था कि उसे फर्क ही ना पड़ता था कि कोई चित हुआ कि नहीं, बस अपने काम से काम। सुने, वो दूध की बाल्टी पकड़कर चलते चलते बाड़ी की दीवार के बिल्कुल पास पहुंची थी जब पीछे से उसने पुकारा था। ये मोजज़ा जाने हुआ कैसे? इतने सालों में पहली दफा वो लब वाह हुए थे। वो रुक गई थी। ये इशारा था कि वो बोल सकता है। खुश रहा करें आप, उदास अच्छी नहीं लगती। धीमा लहजा जिसे वो बामुश्किल सुन पाई थी। वो एड़ियों पर घूम गई थी, मगर तब तक वो लंबे लंबे डग भरता वहां से जा चुका था। फिर से आंखों में पानी तैरने लगा था। पुरानी महर अंदर ही अंदर मर गई थी और इस जगह अब एक नई महर ने जन्म लिया था। चुप चुप, उदास उदास, अपने आप से ही खफा खफा। एक जंग सी थी जो मुसलसल उसके अंदर जारी रहती थी। उसने बाल्टी लाकर माँ के करीब रखती थी। अम्मा को 100 काम थे, वो तवज्जो दिए बगैर लगी रहीं। वो फिर से अपने खोल में सिमटी सिमटाई बरामदे में पड़े रंगे पलंग पर जा लेटी थी। हाय वो दिन! वो कनूतियत का शिकार होती जा रही थी। हॉस्टल की वो महारानी थी। वहां उसके अब्बा जान की फराख दिली वजह उसके अब्बा जान की फराख दिली थी, जो वो गांव से सौगातें भिजवाते थे। न सिर्फ महर के लिए बल्कि वार्डन से लेकर चौकीदार तक हर एक के लिए उसकी फरमाइश के हिसाब से सामान होता था। वो खुद भी कंजूसी नहीं करती थी, ना अपनी चीजों में, ना अपने अल्फाज और रवैये में। वो सचमुच सखी थी। वो हर एक से बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। एक भी छुट्टी होती तो अब्बा उसके कॉलेज से लौटने से पहले विजिटिंग रूम में बैठे होते थे। जिंदगी हर तरह से आसूदा थी। बस वो एक दिन था जिसे अब वो अमावस की काली रात ही समझी थी। उस दिन उसकी जिंदगी के सारे इस्तारे बदल गए थे। महर, तुमसे कोई मिलने आया है, मासी ने उसे इत्तला दी थी। उसे यही गुमान गुजरा था कि अब्बा जान होंगे, इसलिए वो तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। मगर सामने आजम था, उसकी फूफो का बेटा। अब्बा जान कहाँ है? उसने इधर उधर देखा था। शायद वो अब्बा जान के साथ आया हो। मामा जी नहीं आए, उसने बताया। मैं अकेला ही आया हूँ। दरअसल उन्हें गांव में जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए मैं शहर ही आ रहा था, तो उन्होंने मेरे हाथ ही सामान भिजवा दिया। उसकी उलझन दूर करने की गर्ज से वो तफसील से गोया हुआ। कैसे हैं आप? वो तकल्लुफ़न पूछ रही थी। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था कि अब्बा जी खुद ना आए हो। उसके अपनी फूफो से मरासम जरा एवं ही रहे थे हमेशा से। उनकी औलाद जवान हो चुकी थी। वो तरके से मिलने वाले अपने हिस्से को लेकर हजम कर चुकी थी। तब भी वो किसी न किसी जरूरत का रोना लेकर अब्बा जान के पास आती रहती थी। अब्बा जान खंदा पेशानी से न सिर्फ हर जरूरत पूरी करते थे, बल्कि उनका माहाना कुछ खर्च मुकर्रर भी कर रखा था। मगर फिर भी उनका लालच था कि कम होने में ही नहीं आता था, इसलिए वो फूफो की फैमिली से जरा लिए दिए ही रहती थी। ताया का हाल भी उनसे कम ना था। बस वो मांगते ना थे, क्योंकि वो हर चीज अपना हक समझकर वसूल करते थे। बहुत हैंडसम। वो उसकी शरारत नहीं समझी थी। वो चंद सानिये उसे घूरती रही, फिर सर झटक गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। इससे पहले कि वो किसी किस्म की बेमुरव्वती का अमली मुजाहरा करती, वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कैसे कैसे बेरया चेहरे दिखाई देते हैं, जिनके पीछे छुपे चेहरे इंसान को बेहद काबिलियत के बावजूद भी नजर नहीं आते। वो भी एक ऐसा ही चेहरा था, बज़ाहिर बेहद बेरया, मगर अंदर से गलाजत से लुथड़ा हुआ। वो सारा दिन जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में दौड़ती फिरती थी। कुछ समझ में ना आता तो खला में घूरती रहती, कमरे में बिस्तर पर लेटी लेटी छत की कड़ियां गिनती रहती। पुत्र, तेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है बड़ा। अम्मा उसकी चुप से आजिज थी। मरने वालों के साथ मर थोड़ी ना जाते हैं। तेरे अब्बा जी को कितना शौक था तुझे आला तालीम दिलवाने का। तू चली जा, जा जाकर पढ़, अपने अब्बा जी की ख्वाहिश पूरी कर। वो अम्मा के लहजे की हलावत पर हैरत में डूबी रहती थी। बचपन से ही किसी चीज, वाकया, जगह या फिर शख्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अम्मा की हलीमी, हलावत और नरमी भरे तासुर को किसी करख्तगी में डाल सकता। वो जितना मर्जी तंग कर लेती, अम्मा नहीं उकताती थी। उसे अब भी याद था जब उसने नया नया स्कूल जाना शुरू किया था, तो किसी इम्तिहान से अम्मा को गुजरना पड़ता था। वो कमीज पहनाकर शलवार पहनाती, वो कमीज उतार देती। वो शलवार से फारिग होकर कमीज पहनाती, वो फिर से शलवार उतार देती। और ये रिहर्सल सुबह स्कूल जाते समय जाने कितनी दफा दोहराई जाती थी।
अपनी किताबें फेंक देती, दो छती पर या पेटियों के पीछे कापियां रख देती। कभी कभी तो किचन की डोली में उसकी चीजें मिलती थी। स्कूल जाते हुए हर चीज पूरी होती, मगर वापसी पर नदारत, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर तो वो कहीं फेंक आती थी। पानी वाली बोतल कभी कभार ही सलामत घर पहुंचती। खाने में सौ सौ नुक्स निकाले जाते, पर वो अम्मा को जिच नहीं कर पाती थी। हमेशा मेहरबान चेहरा, खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सजा सजाया उसके सामने होता था। कोई कपड़ा उसकी आंखों में जचता न था। वो बेहतरीन डिजाइन, उम्दा तराश खराश वाले कपड़े ही पहना करती थी। जो पसंद ना आता वो आराम से फेंक देती। हर काम में हजारों नखरे करती, पर अम्मा ने कभी पलटकर गुस्से से कहना तो क्या, घूरी भी न डाली थी। वहां जाकर क्या करूंगी, वो एक ही रट से उकता सी गई थी। अब्बा भी मर गए और साथ उसकी ख्वाहिशें भी। लाशें नहीं पूछनी आती कभी भी, कुछ भी। रूखे से लहजे में बहुत से सारे दुख रो रहे थे। गर्मी ने हर चीज को कुमला कर रख दिया था, और शायद हर एहसास को भी। हवा का नाम निशान तक न था। उनका घर गांव के आखिरी किनारे पर था। उस वक्त वो दोनों छत पर पड़ी लोहे की चारपाइयों पर बैठी थीं। उसके बाद ताहद्दे निगाह दूर दूर तक हरियाली, सब्जा और दरख्त थे। अब्बा, आप क्यों मर गए? उसने सिसकारी सी भरी थी। वो दानिस्ता अम्मा से रुख मोड़कर हरियाली को अपनी आंखों के कटोरों में भरे खड़ी थी। मबादा अम्मा ना देख लें। सफेद चेहरा आंसुओं से तर था। कॉलेज के नाम से कई भयानक चेहरे याद के दरीचे में आ ठहरते थे। उसे एक दिन के बाद से जब अब्बा ने अज़म को नादानिस्तगी में हॉस्टल का रास्ता दिखाया था, उसके बाद से तो वो वक्त बेवक्त आ जाता। पहले पहल वो झुंझला जाती थी, फिर रफ्ता रफ्ता वो भी आदी होती चली गई। बाज़-औक़ात आदत इंसान को तबाही की तरफ ले जाने वाला पहला जीना होती है, बाकी रास्ता वो खुद ही तय कर लेता है। बाहर निकल कर देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और तुम हॉस्टल से कॉलेज, वहां से हॉस्टल और फिर घर। गोया इन तीन चीजों के अलावा कोई जिंदगी ही नहीं। वो उसे पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। वो सर झुकाए अपने नाखून से टेबल को खुरच रही थी। और क्या है जिंदगी? उसने बेख्याली में इस्तफसार किया था। मैं और तुम। गंभीर आवाज में बरजस्ता जवाब। उसने चौंक कर उसे देखा था। जाने ऐसा क्या था उन आंखों में कि वो दोबारा देख ही ना पाई। पर अगर जान लेती कि वो दाना डाल रहा था तो शायद वो आंखें ही नोच लेती। मैं कल तुम्हें कॉलेज से पिक करूंगा, तैयार रहना। वो हतमी अंदाज में कहकर जा चुका था। वो उसे ढील दे रही थी या वो उसे अपने बस में कर चुका था? अभी कुछ भी वाजिया ना था। मुलाकातों का ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि बड़ी शद्दो मद से बढ़ता ही चला गया। वो एक नौउम्र लड़की, जिसकी पलकों की बाड़ पर नित नए सपने आकर ठहरने लगे थे, जो अभी एक बंद कली थी, वो भला कैसे न किसी महारत से बिछाए गए जाल में फंसती चली गई। कोई दाग है मेरे नाम पर, कोई साया मेरे कलाम पर, गमे खास पर कभी चुप रहे, कभी रो दिए गमे आम पर। ज्यादा सोच इंसान की बहुत सारी खुशियों को खा जाती है। अम्मा ने उसे भेजा था ऊपर चारपाइयां रखने के लिए। उसे ये ना पता चला कि वो आया, ना ये पता चला वो कब से उसके पीछे खड़ा है। उसकी जिंदगी महज अपनी ही सोचों के मदार में हरकत कर रही थी। वो बेनियाज हो चुकी थी हर चीज से, हर खुशी से, हर एहसास से। और जब खुशियां ही ना बची हो इंसान के पास, तब तलखी से उसका मखमली वजूद आलूदा था। हर सू कड़वाहट ही कड़वाहट थी। अब कब तक ऐसे सोचती रहेंगी? सबको जाना है, चाचा भी चले गए। आपको हिम्मत करना होगी, वगरना लोग आपको बेच कर खा जाएंगे। वो अपने खुद साख्ता गम में इतनी मगन थी कि इर्द गिर्द के हालात से यकसर बेनियाज हो चुकी थी। उसने शुतर मुर्ग की तरह रेत में आंखें और मुंह छुपा रखा था, आने वाले हर तूफान से यकसर बेखबर। सुबह सुबह किसी नाखुशगवार से शोर से उसकी आंख खुली थी। वो जल्दी से दुपट्टा संभालती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई और फिर मुंडेर से नीचे झांका। तायाजान अपने और उनके सहन के दरमियान वाली दीवार के उस बार खड़े थे, बकते झकते गालियां देते। उसे वो अब्बा के भाई तो कतन न लगे, पर वो उसी तरह मुड़कर अपने पोर्शन से चले गए थे। क्या हुआ अम्मा? वो बड़ी तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे उतरी थी। तुम्हारे ताया ने कहा है कि हम खूह वाले डेरे पर जानवर ले जाएं। वो इस डेरे को सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, अम्मा ने धीमे सुरों में बताया था। मगर अम्मा, ये डेरा, ये अहाता तो मेरे अब्बाजान ने बनवाया था। वो मर चुके हैं महर, अम्मा ने आहिस्तगी से कहा। तो क्या उनके साथ रिश्ते भी? उसने तलखी से कहा था। फिर जाने क्या याद आया कि गुलाबी होंठ आपस में सख्ती से पेवस्त हो गए। रिश्ते तो उनकी जिंदगी में भी कुछ खास न थे। दिल एकदम फिर से बेजार हुआ था।
फिर चंद दिन में ही उन्हें खूह वाले डेरे पर जाना पड़ा और ताया ने सहन के बीच वाली दीवार को पक्का करके ऊंचा कर दिया। तो गोया वो दो घर थे, दो अजनबी घर। और जब भी उस ऊंची दीवार को देखती उसे वो मनहूस दिन याद आने लगता। काश वो दिन कभी उसकी जिंदगी में आया ही ना होता, तो सब कुछ कितना अच्छा होता, कितना उजला उजला सा, कितना साफ शफाफ, खूबसूरत सा। अज़म उसे बेहद इसरार के बाद लंच के लिए लेकर गया था। कहने वाले कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा सस्ता मोहब्बत के नाम पर बिकता है, और अगर कोई रोज ये अमृत घोल कर किसी कानों में उंडेले तो वो सस्ता तो क्या मुफ्त ही खुशी खुशी बिक जाता है। मल्हार के मिलन के नए नए राग लापता था और वो चंद्री खुद को हीर से कम न समझती थी। वो उसे किसी गुमनाम से होटल में लेकर गया था, महज ये बहाना करके उसे यहाँ से थोड़ा सामान लेना है, क्योंकि वो यहाँ पर ही रहता था। वो उसका अपना था, उसकी अपनी फूफो का बेटा। वो उस पर यकीन करती थी। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? और ये जुमला उसे चारों शाने चित करने के लिए काफी था। वो उसके साथ उसके कमरे तक चली गई थी। ये पकड़ो, बैठो, मैं बस बिल क्लियर करके आया। उसने कमरे में उसे बिठाया, कोल्ड ड्रिंक पकड़ाई और ये जा वो जा। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। मुंदी मुंदी आंखों से उसने बारी को अपने मसीहा के रूप में देखा था। ये ले चादर, अच्छी तरह से ओढ़ लें। उसे चादर उड़ाकर सबसे छुपता छुपाता किसी अताई डॉक्टर के क्लिनिक में ले आया था, जहां उसे मुख्तलिफ दवाएं देकर होश में लाया गया था। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, ना उस दिन, ना उसके हॉस्टल छोड़कर चले जाने के बाद। आह, इतनी जिल्लत, वो भी किसके सामने। उसके महज चंद दिन बाद ही उसके पास हार्ट अटैक से अब्बा जान के मरने की खबर आई थी। वो पहले से टूटी बिखरी थी। इस खबर ने तो जैसे उसे उस दिन मार दिया था। वो एक जिस्म था जिसके एहसासात सब मर चुके थे। विच सुखा दे सारी दुनिया, नेड़े ढक ढक बैंदी। बारी सहन में अपने ही किसी काम में मुनहमिक, इर्द गिर्द से बेगाना, लहक लहक कर कलाम पढ़ने में मसरूफ था। परखे जान सजन उस वेले, हदबाजी पट्ठी बलेंदी, विच थलांदे जिसदम सस्सी, बैठ खुरे ते रोई, नस गया कजला रुड़ पुड़ जाना, हथ न छड़िया मेहंदी। बारी ने अचानक ही मुड़कर देखा था। वह बुत बनी मूड़े पर बैठी थी। उसे तासुफ था उसके हालात पर, वगरना मेहरमा जिंदगी का दूसरा नाम था। अब्बाजान के यूं अचानक हादसे ने उसकी गिरती इमारत को आखिरी धक्का दिया था, वगरना खत्म तो वो अज़म के कारनामे की वजह से ही हो चुकी थी। वो एक आम सा दिन था जब चाचा ने उसे मेहरमा को कुछ सामान देने के लिए भेजा था। वो भी गाड़ी से उतर ही रहा था जो वो किराए पर लेकर आया था कि उसे मेहरमा गेट से निकलती हुई दिखाई दी थी। उसने सोचा यहाँ इंतजार करने से बेहतर था कि उसके पीछे चला जाए, सो वो उसके पीछे ही चला गया। ताज्जुब उसे अज़म के साथ होटलिंग पर नहीं हुआ था, वो उसका फूफीजाद था। वो गाड़ी में ही बैठकर इंतजार कर रहा था जब उसने अज़म को किसी से बात करते सुना था। बस यार, मेरी मामे की धी है, उस पर हाथ नहीं साफ कर सकते। कुछ तस्वीर लेनी है, सेक्सी सी, मामे को ब्लैकमेल करने के लिए और उस हिरनी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में करने के लिए। बेपनाह खबासत उसके चेहरे से टपक रही थी। वो किसी न किसी तरह छुपता छुपाता मेहरमा को ढूंढने में कामयाब हुआ था और वह उसे वहां से तो सही सलामत निकाल लाया था, मगर जिंदगी की बाजी जैसे वो हार गई थी। वो शुरू से ही उसे अच्छी लगती थी। सुनो अच्छी लड़की, तुम हंसती हो तो पर्वत मुस्कुराते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। सुनो ऐ अनजान देश की बासी, तुम सिर्फ हंसती अच्छी लगती हो। उसका बस चलता तो वो उससे कह देता, मगर ना उसके हालात इजाजत देते थे, ना उसकी औकात। मोहब्बत जैसी अय्याशी उन लोगों के लिए नहीं होती। उन्हें पता होता है कि वो कौन है, कहाँ खड़े हैं और किस्मत ने उनके लिए क्या लिख दिया है। कुछ वाकयात जिंदगी का मफहूम बदल देते हैं और शायद तरजीहात भी। बरसों पहले एक वाकये ने बारी की जिंदगी बदलती थी, अब एक वाकये ने मेहरमा को बदल कर रख दिया था। बेवक्त चलने वाली आंधी ने हर चीज का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। हर चीज गर्द से अटी पड़ी थी। पीपल के पत्ते जा बजा सहन में बिखरे थे। अम्मा को झाड़ू लगानी थी, मगर नूरमा को तेज बुखार था, इसलिए वो झाड़ू से पत्ते समेटने में लग गई थी। तभी बैरूनी दरवाजा खुला था और फूफो अंदर आई थी, और पीछे पीछे आजम भी। झाड़ू उसके हाथ से गिर गई, मगर उससे हिला ना गया। फूफो ने ही आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा था। आजम के हाथ में 2 बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे। उसने पलट कर उसे देखा था। वो फूफो के साथ ही आगे बढ़कर जा चुका था। अम्मा खुश हुई थी, तभी तो आओ भगत में लग गई। वो अम्मा को फूफो के पास बैठने का कहकर
خود باورچی خانے میں آ گئی۔ اس کا دل ہی نہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی شکل دیکھے، مگر اعظم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا تھا اور عجیب ڈھیٹ بن سے موڑا گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ شاید بات شروع کرنے کا بہانہ چاہیے تھا اسے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری مت ماری گئی تھی، اس لیے اب دوبارہ سے اس سلسلے کو عزت کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں۔ تم پلیز اپنا دل صاف کر لو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ اداکاری تھی، وہ جان نہیں پائی۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی وہ مقام نہیں دے سکتی تھی دوبارہ۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باری اب ڈیرے کی بجائے گھر پر رہتا تھا۔ وہ اکثر اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا تھا کہ کیسا شخص تھا۔ وہ اپنے آپ پر غضب کا اختیار رکھتا تھا کہ کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیتا تھا اور کام پہ کام کیے جاتا۔ تم کیوں میرے حواسوں پر مسلط رہتے ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھتی تھی۔ بن بلایا مہمان، اس نے نخوت سے سوچا تھا، کیونکہ وہ بن بلایا مہمان جیسے ہر سمے اس کے خیالوں کی چوکھٹ پر کھڑا دستک دیے جاتا تھا۔ جیسے جانتا ہو مسلسل دستک سے بند کواڑ اکثر کھل ہی جاتے ہیں اور دروازے کے پار سے ہش ہش اوں اوں کی آوازیں نکالتی رہتی، مگر وہ سنتا کب تھا؟ اس کی گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب جیسے اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہوتے تھے۔ کر لیا نا تمہیں مسخر؟ دیکھو دیکھو کر لیا نا؟ وہ خام خواہی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگتی تھی۔ پھوپھو تو چلی گئی، مگر جاتے جاتے دھماکہ کر گئی عزم کے لیے اس کا رشتہ مانگ کر، مگر وہ تو پوری تیاری سے لیس میدان میں اتری تھی، شگن کا سامان بھی لے آئی تھی۔ مہر نے گلابی سوٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، مگر وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے سوٹ اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ اس نے سوچا وہ عزم کو ایک موقع ضرور دے گی، مگر شاید وہ سدھر گیا ہو، مگر در پردہ وہ باری کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ محبت عذاب ہوتی ہے اور یک طرفہ محبت شاید سب سے بڑا عذاب۔ اس دن عزم پھر سے آیا تھا۔ وہ اور نورما چھت پر بیٹھی تھی۔ وہ عزم کو نورما کے پاس بٹھا کر نیچے کچھ لینے کے لیے آئی تھی، مگر اسے آخری سیڑھی پر ہی رکنا پڑا تھا۔ عزم نورما کو بڑی غلیظ نظروں سے گھور رہا تھا۔ 5 سالہ بچی کا ذہن رکھنے والی جوان اور خوبصورت لڑکی۔ نورما تو صرف اسے اور اماں کو نظر آتی تھی، باقی سب کو تو جسم نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنے عرصے کی چپ کا روزہ ٹوٹا تھا۔ کتے، کمینے، ذلیل، تیری اتنی ہمت! وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی، اپنے ناخنوں سے اس کا منہ کھرچ ڈالا تھا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، وہ چلا رہی تھی، ورنہ سب کو تیرے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ اس نے نورما کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس دن اس نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ ظالم، کٹھور، سخت دل اور بے درد بن گئی تھی۔ اس دن اس نے نورما کی بہن سے اس کی ماں بننے کا سفر طے کر لیا تھا۔ یہ اپنے ہیں، اس نے تنفر سے سوچا، اگر یہ اپنے ہیں تو غیر کیسے ہوں گے؟ اس کی نظریں بے ساختہ باری میں الجھ گئی تھیں۔ اس نے پھپھو کے لائے گئے جوڑے کو چولہے میں پھینک دیا اور باقی ساری چیزوں کو تندور میں۔ وہ محض اس کے لیے ابا کی بہن تھی جو ابا کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ باری نے اسے تندور کے پاس رک رک کر کے ہر چیز پھینکتے دیکھا تھا۔ سانس جیسے دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، تو گویا وہ غبار جو بڑے عرصے سے دبا ہوا تھا وہ آتش فشاں کا لاوا بن کر نکلنے لگا تھا۔ اب وہ شاید اپنے اس فیض سے نکل پاتی۔ وقت نے اسے وقت دیا تھا۔ جب لاوا بہہ جاتا ہے تو آتش فشاں پھر سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کے لاوے کو بھی نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ اکثر چوری چھپے دم بخود اسے دیکھا کرتا تھا، جانے وہ کب اس کے خوابوں میں آن بسی تھی۔ محبت اس پر یوں دبے پاؤں حملہ آور ہوئی تھی کہ باری کی پوری پونجی، پوری متاع حیات ہی لٹ گئی تھی۔ محبت جیسے گھات لگائے بیٹھی تھی۔ بڑا ہی گہرا وار تھا، مگر اسے چپ رہنا تھا۔ ایک بے نشان انسان کے لیے چپ ہی بچتی ہے۔ اکثر لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ وہ کون تھا، تو وہ چپ رہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود سے بھی یہ سوال پوچھتا تھا کہ کون ہوں میں، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر ہاتھ جھاڑ کر پھر سے اپنے آپ میں مگن ہونے کی صحیح کرتا۔ ایک ناکام صحیح، میں کون ہوں؟ اس نے ایک بار پھر سے سوال پوچھا تھا، دہرایا تھا اس سوال کو جو وہ اکثر خود سے کرتا تھا، دہراتا رہتا تھا، مگر اس سوال کا جواب نہ ملتا، لیکن اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وقت اسے جواب ضرور دے گا۔ وہ اور ماجی قریبی مارکیٹ سے ہو کر واپس آئے تھے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے تو شاید وہ پچھلے کمرے میں دبک کر بیٹھتے، مگر یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ آ چکے تھے۔ وہ اور ماجی
जब भी साथ होते बेपनाह खुश होते, मगर उनके आते ही जैसे हर खुशी किसी कोने खुदरे में दुबक जाती थी। सहमे सहमे दो नफूस। कहने को तो वो उसके अब्बा थे, मगर वो किसी जल्लाद से कम न थे। मुतलिकुल अन्नान हुक्मरान, मर्दाना हकमियत का भरपूर नमूना। इन दो बदआदत के साथ मर्द तब सबसे बदतर हो जाता है जब वो शकी और बदमिजाज भी होता है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? लाउंज में पड़े सोफे पर टांग जमाए वो किसी जानवर की मानिंद गुर्राए थे। और डर कर माँ के पीछे दुबक गया था। वो हम माँ जी की आवाज भी अक्सर बंद ही हो जाती थी। सर झुकाए हाथ बांधे वो कोई बांधी ही लगती थी। यह घर दो किनाल पर मुहित था। किसी अच्छे वक्त में उसके दादा ने बनवाया था। अगर अब्बा पर छोड़ते तो शायद घर भी ना बन पाता। वो अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार अपनी बीवी को ठहराते थे। जुबान से बोल बोल कर गुस्सा खत्म ना होता तो मारना शुरू कर देते, लातों से, ठुड्डों से। माँ जी का सब्र था बेहद हसाब सब्र। जाने कब उस सब्र की तनाबें टूटनी भी थी कि नहीं, अल्लाह बेहतर जानता था। बोलो, किसके साथ गुलछड़े उड़ाने गई थी? अब्बू ने माँ जी की गर्दन दबोच ली थी, फिर एक झटके से उसे सीधा ला खड़ा किया था। तू बता, कहाँ गए थे तुम लोग? उनकी आंखें इतनी फैली हुई थी कि उसे लग रहा था कि अब्बू के चेहरे पर बस आंखें ही रह गई हैं। वो मजीद सहम गया था। मार्केट, उसके मुंह से फिसला था। इसको भी अपने जैसा कर लिया है। अब्बू ने माँ जी को थप्पड़ सीध किया था। चल दफा हो जा अब और खाना लेकर आ। माँ जी चुपचाप वहां से चली गई थी और पीछे पीछे वो भी। ये उस घर का रोज का मंजर था। मार कुटाई, गालियां, इल्जाम, शक। उस घर के ही मकीन थे। माँ जी जाने कैसी औरत थी कि चुप ना तोड़ती थी। उन्हें महज जायद बत्ती चलाने, पंखे की रफ्तार तेज करने पर भी लान तान किया जाता, मगर वो हर चीज खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती थी। मगर उस दिन महज 2 मिनट के लिए वो दूध वाले के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके 20 साल के जवान बेटे को कैंसर जैसे मोजी मर्ज ने आ घेरा था। मगर अब्बू ने ना जाने इस बात का क्या मतलब निकाला था। बोल, कब से चल रहा है ये चक्कर? उन्होंने बेदर्दी से माँ जी को बालों से पकड़कर अंदर घसीटा था और फिर वो उन्हें मेन गेट से अंदर तक घसीटते हुए ही लेकर आए थे। बता, कर बकवास। उस वक्त कहीं से भी पता नहीं लग रहा था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे। जाहिल, बेहिस, शक्की। माँ जी तो बोल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया था, मगर ये सुनना रह गया था। अब वो बदकिरदार भी बन गई थी। वो बालों से पकड़े पकड़े माँ जी को किचन में ले गए थे। वो साकित किसी बुत की तरह खड़ी थी। उनके तो आंसू भी नहीं निकल रहे थे। अब्बू ने उन पर पेट्रोल छिड़क दिया था। माँ जी अब्बू की मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। इससे पहले कि अब्बू माचिस की तीली जलाते, उसने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें धक्का दिया। वो महज 12 साल का था तब, मगर माँ को बचाने के लिए उसने अपनी सारी कुव्वतें यकजा कर दी थी। माँ चीज ही ऐसी होती है। उससे धक्के की वो तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए लड़खड़ाकर उनका सर शेल्फ से टकराया था। वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। माँ के चेहरे पर खौफ फैल गया था। वो धक्का आखिरी धक्का था। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। अब्दुल बारी बिन अब्दुस्सलाम। शायद 12 सालों बाद उसे अपना पूरा नाम याद आया था। माँ याद आई थी। अपना जुर्म याद आया था। वो फूट फूट कर रोने लगा। मेहर माँ जैसे नूर की परछाई बन गई थी। उसे हर वक्त अपने परों में समेट कर रखती। अम्मा इधर उधर के कामों में मसरूफ थी, मगर जबकि वो दोनों बहनें बावर्ची खाने में दुबक कर बैठी थी। अकाई की ताकत को मानती हैं। अभी कल जब बारी से उसका सामना हुआ था तो उसने बेइरादा ही पूछ लिया था। फिर जैसे खुद ही सर झटकते हुए बोला, आपको पता है ये अहाता जो आपकी तायाजान ने इतनी आसानी से आपसे छीन लिया है, वो आपके अब्बा की मलकियत था। तालीम बाशऊर बनाती है। क्या फायदा ऐसी तालीम का जब आप अपने हक में बोल ही नहीं सकती। वो खफा खफा सा था। मेहरमा चुपचाप उसे सुनी गई। आह मेरे मेहरबान। उसने दिल ही दिल में उसे जी भर कर देखा था। अज़म शराब था, महज वक्ती कशिश, मगर बारी। वो मसीहा था, मेहरबान। जाने कब उसकी मोहब्बत ने अपना हिसार बना लिया, वो समझ ही ना सकी। जब होश आया तो चारों शाने चित। वक्त गवाह है, अकाई की ताकत पर सबने हुक्मरानी की है। वो गहरा सांस भरते हुए बोला था, अगर आप अब भी ना बोली तो एक एक करके आपसे सब कुछ छिन जाएगा। वो रुका नहीं था और वो कितनी देर तक उसकी गंभीर आवाज के सहार में गिरफ्तार उसकी चौड़ी पुश्त को बिला इरादा ही देखे गई थी। वो खुद ही गुनगुना रही थी। दिल किसी अलूही चमक से मुनव्वर था। दिल पर जैसे नए नए मौसम दस्तक दे रहे थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बड़े उजलत
ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بڑے تایا اجلت میں آئے تھے. انہیں ٹیوب ویل کی چابی چاہیے تھی. اب آپ ہمارے گھر سے کسی قسم کی توقع مت رکھیے گا، کسی بھی چیز کی. مہر نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا. ان کے انکار پر وہ بہت سیکھ پا ہوئے تھے، مگر اب وہ پہلے والی مہر ماں قطعاً نہیں تھی. یہ جو احاطہ آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے نا، یہ میرے ابا جان کی ملکیت ہے اور اس کے کاغذات ہیں میرے پاس. اگر آپ نے اب کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی نا تو میں پنچایت بلا لوں گی. اس نے دھمکی آمیز مگر مضبوط انداز میں کہا تھا. ہماری کسی چیز پر آپ کا حق نہیں ہے. اور ہاں، جو میرا ابا جان کا گھوڑا ہے آپ بلا اجازت کھول کر لے گئے تھے، کل ہمارے ڈیرے پر واپس بندھا ہونا چاہیے. تایا وہاں رکے نہیں تھے. باری نے دور سے ہی وکٹری کا نشان بنایا تھا. وہ اپنی پہلی جیت پر بہت خوش تھی. شاید ابا بھی اسے اتنا ہی مضبوط دیکھنا چاہتے تھے. اماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا. اپنے لیے خود ہی جینے کا سامان کرنا پڑتا ہے. اس نے بھی کیا، اسے کرنا پڑا. محبت کسی بارش کی مانند ہوتی ہے جو دل کے آنگن میں جل ترنگ بجا دیتی ہے، مگر محبت کو بھی مطابقت کا ماحول چاہیے ہوتا ہے. اسے بھی پروان چڑھنے کے لیے ایک مکمل موافق جگہ چاہیے ہوتی ہے. مگر قدرت نے دو بہت مختلف دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا. ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی تھی. وہ تو شاید رسموں سے، رواجوں سے، لوگوں سے زیادہ اپنے دل کی سنتی تھی. مگر باری وہ تو پتھر کا بت بن گیا تھا، جس کے دل میں محبت کا بے قرار سمندر بے چینی سے گردش کر رہا تھا، جس کی لہریں زوروں سے اس کے دماغ سے ٹکراتی تھیں، مگر ہر طرف چپ کا ڈیرا تھا. مجھے پتا ہے تم یہی ہوگے. وہ شام ڈھلے نہر کنارے بیٹھا جانے کس گہری سوچ میں گم تھا. وہ اسے ڈھونڈتی وہیں جا پہنچی تھی اور اس کے برابر بیٹھ گئی تھی. دل بڑی زور سے دھڑکا تھا. اس نے محض سر کو جنبش دی تھی. میں آپ کی تلاش میں نہیں ہوں. اس کا لہجہ دھیما سا تھا. وہ اس کی ہر بات سے واقف تھا، ہر جذبے سے، ہر احساس سے. بن گئے ہو نا؟ محض کے لہجے میں کرب تھا. ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. مہر ماں نے دکھ سے اسے دیکھا تھا. محبت نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا. ایک ایسے شخص سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جو آپ کے ہی ٹکڑوں پر پل رہا ہو. اس کے انداز میں خود ترسی تھی. یہ رسموں و رواجوں سے ٹکرانے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہے، نہ ہی آپ روایت شکن ہے. باری محض ایک سراب ہے. آپ سے شادی کسی کی بھی خوش بختی ہوگی. اندر ہی اندر ایک خواہش روئی تھی. وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی. میں خود کو بے بس پاتی ہوں. وہ رو پڑی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ آنسو اس کی برداشت سے باہر تھے. دنیا میں اگر کوئی چیز اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اسے ہرا سکتی تھی، تو وہ صرف مہر کے آنسو تھے. ابھی کچھ وقت لگے گا، اس نے آہستہ سے کہا تھا. خیر ہے. مہر کو یقین تھا کہ اس کی محبت اسے کھینچ لائے گی. وہ جیسے خود سے ہی کچھ سوچنے لگا تھا. 12 سال پہلے ماجی نے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا. اسے تھوڑے سے پیسے تھما کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ بدحواس سا بھاگتا چلا گیا تھا. اسے یاد نہیں تھا کہ وہ بھاگتے بھاگتے کہاں جا پہنچا تھا. کیسے گاؤں کی طرف جاتی پگ ڈنڈی پر بے ہوش ہو کر گرا اور مہر کے ابا جان اسے گھر لے گئے. اس نے 12 سال محض اپنے نام کے ساتھ گزارے تھے، مگر اب اسے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا. اسے ماجی کو تلاش کرنا تھا جو عمر قید پوری کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. اس کا عالیشان گھر جو ٹرسٹ کی ملکیت میں چلا گیا تھا، اسے واپس لینا تھا. اسے اپنا گھر واپس لینا تھا. اسے ماں کو گھر واپس لانا تھا. اگر گھر بک جاتا تو وہ چھوٹا گھر لے سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی. وہ اپنے ہی حساب میں مصروف وہاں سے اٹھ گیا تھا بغیر کچھ کہے. مہر ماں کو اس پر یقین تھا. تبھی تو جب اگلی صبح وہ بغیر کچھ بتائے وہاں سے چلا گیا تھا، اسے تب بھی یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا. اس نے جس سے یقین کرنا سیکھا تھا وہ اس سے بدگمان کیسے ہو سکتی تھی؟ ٹھیک 1 سال بعد وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا، اپنا گھر، اپنی شناخت اور ماں. اب وہ پھر اسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس کی زندگی تھی، وہ زندگی جو صرف اس کی منتظر تھی. وہ سرشاری سے گاؤں کی سمت چلنے لگا تھا. چھت پر کاغا کائیں کائیں کر رہا تھا. مہر ماں خوشی سے سرشار دوڑ کر چوکھٹ پر آئی تھی. نظریں گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر تھی. اسے یقین تھا کہ بے نام مسافر کو منزل مل گئی ہے جہاں سے اس کے مہربان نے آنا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ لمحہ آن پہنچا تھا. ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی.
अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।